रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। पेश है स्मार्ट ऑन ग्लासेस, एक ऐसी डिवाइस जो तकनीकी और सादगी को साथ लाता है। यह हल्का डिवाइस स्मार्ट ऑन ऐप के जरिए आपके फोन से जुड़ता है और देता है आपको 7 जबरदस्त फीचर्स। कैमरा फीचर्स, वस्तुओं और नोटों की पहचान, 13 भाषाओं में पढ़ाई और पढ़ाई के सवालों का हल। नॉन कैमरा फीचर्स, व्हाट्सएप इमेज का सारांश, डॉक्यूमेंट एआई से स्मार्ट वर्क और स्मार्ट आई जो डायग्राम, चार्ट्स और ग्राफ की पूरी जानकारी देता है। और सबसे बेहतरीन बात, इसे चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं। ये आपके फोन से सीधे पावर लेता है और तैयार रहता है हमेशा आपके साथ। तो इंतजार क्यों, अभी जुड़े और अपने जीवन को नया आयाम दे। कॉल करें हमारे सपोर्ट नंबर पर 7016068884। स्मार्ट ऑन ग्लासेस, आपकी नई दृष्टि, नई सोच। जी दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत करता हूं। आज का शो बेहद खास, कुछ ऐसी बातों के बारे में हम आज बात करेंगे जो हम सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको जानना बहुत जरूरी है। आज हम प्रिसाइसली 2 टॉपिक्स ले रहे हैं। एक वर्क प्लेस अकोमोडेशन, उस पे एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में क्या फाइंडिंग्स हैं, क्या रिकमेंडेशंस हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और एक डेटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी एक्ट जो आया है, उसमें गार्जियनशिप के बारे में क्या है और डिसेबिलिटी के बारे में क्या है, ये जानेंगे। इन पर बात करने के लिए हमारे साथ द क्वांटम हब के डायरेक्टर और निपमन फाउंडेशन के फाउंडर निपुण जी हैं। निपुण जी से डिटेल्ड बात करेंगे। उन्होंने एक रिपोर्ट पे काम किया है, उनकी ही ये रिपोर्ट है, रिसर्च फाइंडिंग्स है, उसके बारे में जानेंगे किन ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके उन्होंने ये रिपोर्ट बनाई है और क्या निकला है। और दूसरा, उनके क्या व्यूज़ है डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी एक्ट के ऊपर, कुछ उनकी फाइंडिंग्स है। आर्टिकल लिखते रहते हैं, आप लोगों को एजुकेट करते रहते हैं और बहुत अच्छे ओरेटर भी हैं, तो मज़ा आता है। तो ये शो बहुत मज़ेदार होने वाला है, आपको पूरे शो को सुनना है। निपुण जी, बहुत बहुत स्वागत आपका रेडियो उड़ान पे। दानिश जी, धन्यवाद। इट्स माय प्लेजर कि आपने वापस बुलाया मुझे शो पे। थैंक यू। क्या स्टोरी है? सबसे पहले तो हम बात करेंगे वर्क प्लेस अकोमोडेशंस की, जो आपकी रिपोर्ट आई है, किस तरह के चैलेंजेस वहाँ फेस करने पड़ते हैं। तो पहले तो ये बताएं कि बैकग्राउंड बताएं, इस रिपोर्ट को करने का क्या मकसद था और किन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर आपने किया है। ये रिपोर्ट करने का यही मकसद था कि इंडिया में 2016 का जब एक्ट आया है, उसके बाद एक प्रॉपर स्टडी नहीं की गई कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज की एम्प्लॉयमेंट की क्या स्टेटस है इंडिया में, और इंडिया बाकी पूरी दुनिया से भी क्या सीख सकता है व्हेन इट कम्स टू एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। तो ये रिपोर्ट, जैसे आपको पता है, मैं निपन फाउंडेशन का फाउंडर हुई, बट रिसेंटली आई ऑल्सो जॉइंड एज अ डायरेक्टर ऑन द क्वांटम हब, जो पॉलिसी में बहुत काम करती है, अलग अलग किस्म की पॉलिसी में। और उसी फर्म के थ्रू मैं डिसेबिलिटी की पॉलिसी को भी ज्यादा हाईलाइट करना चाहता हूँ इन ऑर्गेनाइज्ड वे। तो इन क्वांटम हब हमने ये जूम और यूथ फॉर जॉब्स के साथ पार्टनर करके एक रिपोर्ट निकाली थी, ये और रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। राजेश अग्रवाल जी ने ये लॉन्च की थी पिछले महीने। और ये काफी डिटेल्ड स्टडी है, क्योंकि हमने 20 कंट्रीज की पॉलिसीज को एक तरीके से देखा है और कंपेयर किया इंडिया की पॉलिसीज के साथ। उसके अलावा हमने काफी कंपनीज, जस्ट नॉट इन इंडिया बट वर्ल्ड ओवर, उनको देखा और स्टडी किया कि वो क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, और उस हिसाब से एक रिपोर्ट निकाली जिसमें हमने रिकमेंडेशंस निकाले हैं दो इंस्टीट्यूशंस के लिए। एक तो गवर्नमेंट्स के लिए कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए, और दूसरा कंपनियों को भी क्या चीजों का ध्यान देना चाहिए कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज की एम्प्लॉयमेंट बढ़ाई जाए। करेक्ट, मैं यही पूछने वाला था कि ये सिर्फ प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयमेंट की बात करती है रिपोर्ट, जो गवर्नमेंट की, तो आपने इंडिकेट किया कि दोनों की बात करती है। दोनों की करती है, और प्राइवेट सेक्टर में भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट क्या इंकरेज करने के लिए क्या स्टेप्स गवर्नमेंट को भी करना चाहिए, वो भी हाईलाइट करता है। बिकॉज अगर प्राइवेट सेक्टर में भी एम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ानी है, प्राइवेट सेक्टर को तो प्रोएक्टिव बनना ही पड़ेगा, बट गवर्नमेंट भी बहुत मदद कर सकती है टू इंश्योर दैट। राइट, आरपीडी एक्ट में भी कहा गया है कि इंसेंटिवाइज करना चाहिए, तो वो एक चीज भी है। तो जानते हैं आपसे, बताइए सबसे पहले तो हमें करंट स्टेटस क्या है एम्प्लॉयमेंट का इंडिया में, दोनों में आपकी क्या फाइंडिंग्स कहती हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में, और क्या क्या फाइंडिंग्स निकल के आई हैं, उसके बारे में हमें डिटेल्ड बताएं पहले। हाँ जी, आई थिंक करंट स्टेटस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंडिया में 2016 के एक्ट के बाद भी
बहुत ज्यादा तो इम्प्रूव नहीं हुआ है, बिकॉज आई अनफॉर्चुनेटली टेल यू कि 2023 में इकोनॉमिक टाइम्स ने भी एक स्टडी की थी जिसमें उन्होंने देखा था कि खाली 1 से 2% लोग हैं कंपनीज में जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज एम्प्लॉय हो रहे हैं। एंड इस स्टडी में पब्लिक सेक्टर कंपनीज भी इंक्लूड किया गया था, जिसका मतलब यही है कि राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 तो ये बोलता ही है कि 4% कोटा सरकारी जॉब्स में तो मिलना चाहिए पर्सन विद डिसेबिलिटीज को, बट सरकारी कंपनियों में भी अभी पूरा 4% कोटा भरा नहीं जा रहा। प्राइवेट सेक्टर कंपनीज में कई कंपनीज को बोला गया है कि हर कंपनी को मैंडेटरी है अभी इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी बनाना, बट उसकी इम्प्लीमेंटेशन अभी भी काफी तरीके से पुअर है। उनको अपनी वेबसाइट पे भी पब्लिश की करनी होती है अपनी इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी, बट अगर आप इंडिया की टॉप कंपनीज को भी देखो तो ज्यादातर कंपनीज ने अभी तक अपनी इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी पब्लिकली शेयर भी नहीं की। तो जब तक अपनी पॉलिसी ना बनाए वो, तब तक उसके डिसेबिलिटी के नंबर्स तो बढ़ेंगे ही नहीं अनफॉर्चुनेटली। तो आई थिंक एक कानून तो आ गया है, पर अभी भी बहुत कुछ करने के लिए बाकी है टू रियली इंश्योर की पर्सन विद डिसेबिलिटीज की एम्प्लॉयमेंट बढ़े जितना बढ़नी चाहिए। और आपने कहा कि 20 से ज्यादा कंट्रीज पे आपने रिसर्च की है, तो हाँ अगर जी। उन दोनों को हमें कंपेयर करना है, अभी सिर्फ हम बात कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट स्टेटस की, जी। तो हम कहाँ खड़े हैं और बाकी देश कहाँ खड़े हैं? ये आई थिंक आपका एक बहुत जरूरी सवाल है। एंड आईएलओ ने तो ये बोला है कि अगर पर्सन विद डिसेबिलिटीज की एम्प्लॉयमेंट पूरी तरीके से उसी लेवल पे पहुंच जाए जहाँ नॉन डिसेबल लोग हैं, तो एक कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है वो 3 to 7% बढ़ जाती है। तो अगर इंडिया को 2047 तक एक डेवलप्ड कंट्री बनना है, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बोलते रहते हैं, ये एक बहुत ही अच्छा टारगेट है। बट ये टारगेट तभी अचीव हो सकता है अगर पर्सन विद डिसेबिलिटीज भी पूरी तरीके से एम्प्लॉय किए जाएं। इंडिया में अभी भी एक गैप दूसरी कंट्रीज के कंपैरिजन में यही है कि a lot of employers don't even know how to hire persons with disabilities, and ये reasonable accommodations का जो टर्म है, जो आपने सुना भी होगा, आरपीडब्ल्यू एक्ट में भी है, हम सब डिसेबिलिटी सेक्टर में बोलते रहते हैं, ये पूरी तरीके से क्लियर नहीं है। एंड अनफॉर्चुनेटली हमने जब देखा, जब हमने बाकी कंट्रीज के लॉज के साथ कंपेयर किया इंडिया को, कि बाकी कंट्रीज में लॉ के अंदर ही एग्जाम्पल दिए गए रीजनेबल अकोमोडेशन के, गवर्नमेंट गाइड्स की व्हाट आर द रीजनेबल अकोमोडेशंस दैट आर नीडेड एटसेट्रा, which are totally lacking when it comes to India, because इंडिया में खाली एक रीजनेबल अकोमोडेशन वर्ड दिया गया है, और ये एक्ट में एक वो भी दिया हुआ है एक कंडीशन की अगर रीजनेबल अकोमोडेशन बहुत महंगा हो या कुछ, तो बस तो ये फीजिबल ना हो इकोनॉमिकली, तो इट इज ओके टू गेट अवे विद इट। बट आई थिंक रीजनेबल अकोमोडेशन के नाम में ही रीजनेबल है, तो ऐसे एक्सेप्शन नहीं डालने चाहिए थे एक्ट में उस हिसाब से। एंड इनफैक्ट अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए कि रीजनेबल अकोमोडेशंस क्या हुए, बिकॉज that is the main difference between a company hiring a person with a disability or not hiring a person with a disability. Which country is doing the best? Countries like USA are doing very well because they of course have an older act, 1990 से उनका एक्ट चल रहा है। Countries like Brazil etc also have employment quotas etc in the private sector। मैं ये नहीं बोल रहा कि employment quota इंडिया में होना चाहिए प्राइवेट सेक्टर में, ये तो बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, बट क्लैरिटी ज्यादा है लॉ की बाकी कंट्रीज में कंपेयर टू इंडिया। तो ब्राजील में प्राइवेट सेक्टर में भी कोटा है? ब्राजील में प्राइवेट सेक्टर में भी कोटा है। और भी किसी कंट्री में है ऐसा प्राइवेट कई सेक्टर में? कंट्रीज में है, ये रिपोर्ट में पूरा हमने डिटेल में दिया हुआ है उस हिसाब से, बट हाँ जी। ओके, तो ये बताएं कि हमने तो 20 कंट्रीज की स्टडी की है, तो जी, बाकी जो कंट्रीज है, हो सकता है इंडिया उनसे कंपैरेटिवली बढ़िया हो, लेकिन जो 20 कंट्री आपने उठाई हैं उसमें हम लैग कर रहे हैं उन कंट्रीज के कंपैरेटिवली, करेक्ट? हाँ जी, that is what the main reading of the study is basically, कि इंडिया इज सिग्नेटरी टू यूएनसीआरपीटी, बट देयर आर सम कंट्रीज जो यूएनसीआरपीटी के सिग्नेटरी नहीं भी हैं जिनने ज्यादा आगे के कदम लिए हैं। इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट सिग्नेटरीज, बट अभी भी डिसेबिलिटी काफी मेडिकल पर्सपेक्टिव से देखा जाता है, बोथ इन द गवर्नमेंट एंड इन द प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट में दे आर डूइंग वेल, तो गवर्नमेंट में क्या स्टेटस है बाकी कंट्रीज का और इंडिया का? गवर्नमेंट में यही है कि क्लैरिटी ज्यादा है वहां पे। इंडिया में क्या होता है कि आरपीडब्ल्यू एक्ट ने ये बोल तो दिया है, बट अनफॉर्चुनेटली डिसेबिलिटी अगर आप देखो जाए तो अभी भी वही 21 डिसेबिलिटीज डिफाइंड है। डिसेबिलिटी इज नॉट लुक्ड एट थ्रू द सोशल बैरियर पर्सपेक्टिव। बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंस इज दैट, फॉर एग्जांपल अगर आप काफी गवर्नमेंट जॉब्स में देख लो, वो जॉब क्लासिफिकेशन के हिसाब से ही प्रॉब्लम आ जाती है, जो बोल देते हैं कि दिस पर्सन इज नॉट फिट फॉर दिस जॉब और दैट जॉब एटसेट्रा। सो दैट बिकम्स अ मेजर प्रॉब्लम। एंड लोग तो यही बोलते हैं गवर्नमेंट में भी कि हमें इनफ टैलेंट नहीं मिलता, but as part of the use CSR funds, they can easily use them to skill persons who they can hire in the government as well for employment of persons with disabilities. बिल्कुल, दो चीजों पे तो CSR का जो शेड्यूल 7 है बहुत क्लियर है, लाइवलीहुड और एजुकेशन पे डिसेबिलिटी को लेके। हाँ जी, तो पर अभी तक PSUs भी पूरी तरीके से वो यूटिलाइज नहीं कर रहे वो टू स्किल पर्संस विद डिसेबिलिटी स्पेसिफिकली। करेक्ट। अब मुझे ये बताओ कि इस स्टडी में एक तो मेथोडोलॉजी क्या यूज की है आपने, और हाँ जी।
क्या क्या पैमाने रखे हैं? एक तो हो गया एम्प्लॉयमेंट स्टेटस का, एक और क्या क्या है, जैसे स्किलिंग का भी कोई है, या फिर जॉब मिलने के बाद गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में उनको क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या किस तरह का रीजनेबल अकोमोडेशन मिल रहा है, या काम मिल रहा है या नहीं मिल रहा, तो ये सारे एस्पेक्ट भी है, या क्या, व्हाट आर द की एस्पेक्ट्स? बेसिकली हमने 20 कंट्रीज का सेकेंडरी रिसर्च किया था कि उनके लॉज एक्सेट्रा क्या हैं, एंड उसके बाद हमने फिर क्या किया था कि हमने काफी लोगों को इंटरव्यू किया था, बोथ इन द गवर्नमेंट एंड इन द प्राइवेट सेक्टर इन दोज कंट्रीज. Totally 49 large private companies across 12 countries were also surveyed apart from that. तो जिनमें इंटरव्यूज भी की गई थी. तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेकेंडरी रिसर्च एंड इंटरव्यूज दैट वर डन टू कम अप विद दिस पर्टिकुलर स्टडी. तो आप स्किलिंग वगैरह जब वहाँ जॉब मिलने के बाद वो वाली चीजों पे अभी आपने नहीं किया है, करेक्ट? हाँ, इट्स मोर फ्रॉम अ पॉलिसी पर्सपेक्टिव कि कंपनीज की क्या पॉलिसी होनी चाहिए, क्या लैकिंग है. तो अगर कंपनीज ने ऑब्वियसली बोला है कि स्किलिंग में क्या लैकिंग एटसेट्रा, वो तो कैप्चर किया गया कि किन कंट्रीज में स्किलिंग लेवल क्या लेवल पे एटसेट्रा. बट हाँ जी, तो उस हिसाब से स्किलिंग देखा गया है, बट नॉट इन अ होलिस्टिक वे वेर यू आर टॉकिंग अबाउट की स्पेसिफिक स्किलिंग की रिपोर्ट है, क्योंकि इसमें ज्यादा एम्प्लॉयमेंट की फोकस थी एंड नॉट स्किलिंग इन दैट सेंस, दो बोथ आर कनेक्टेड टू अ लार्ज एक्सटेंट. ये बताएं कि आपने रिकमेंडेशंस क्या दी हैं इसमें इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में? रिकमेंडेशंस में आपको एक एक करके थोड़े पॉइंट समझा देता हूँ रिकमेंडेशंस के, अगर मुझे बिल्कुल, और उसके बाद हाँ हाँ बिल्कुल, आप अपना टाइम लीजिए। और दूसरा मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या इस रिपोर्ट को अग्रवाल साहब ने तो लॉन्च किया है, क्या ये डिपार्टमेंट को भी आप सबमिट करने वाले हैं, या आगे का क्या वे फॉरवर्ड है इस रिपोर्ट को लेके? जी, पहले मैं पहला सवाल आंसर करता हूँ आपको कि रिकमेंडेशंस क्या है इस रिपोर्ट में, देन वी कैन कम टू द सेकंड एस्पेक्ट एज वेल. सो रिकमेंडेशंस में आपको पहले पॉलिसी मेकर्स के लिए क्या रिकमेंडेशंस हैं वो बताता हूँ फ्रॉम एन इंडिया पर्सपेक्टिव, जब हमने बाकी दुनिया से कंपेयर किया और क्या इंडिया में हमें लैकिंग लेगा. हमारा पहला पॉइंट था कि असिस्टिव टेक्नोलॉजी काफ़ी इनहांस करी जानी चाहिए इंडिया में. वो अभी भी लैकिंग है. लोग बोलते हैं असिस्टिव टेक्नोलॉजी इंडिया में आ गई है, बट इट इज स्टिल वेरी एक्सपेंसिव इन दैट सेंस, यू नो, इट्स नॉट रीचिंग द मासेस दैट वे. उसमें एक पॉइंट मेरा तो ये भी है कि असिस्टिव टेक्नोलॉजीज को जीएसटी से एग्जेम्प्ट किया जाना चाहिए. आपको पता ही होगा कि मेरा केस भी चल रहा है इनफैक्ट इसका सुप्रीम कोर्ट में ऑन जीएसटी ऑन डिसेबिलिटी एड्स. अभी भी 5% जीएसटी इंडिया में लगा जाता है ऑन डिसेबिलिटी एड्स, विच इज समथिंग विच इज एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव. बहुत जब अगर प्राइवेट बंदा खरीदे या अगर कंपनी खरीदे, फॉर एग्जाम्पल आप एक ब्लाइंड पर्सन हो, अगर आपको पूरे स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर एंड ऑल ना मिले, या मैं एक व्हीलचेयर यूजर हूँ, मुझे अपनी व्हीलचेयर एक्सेट्रा ना मिले, तो हम प्रॉपर्टी फंक्शन नहीं कर सकते. और ये चीज़ें वैसे ही इतनी एक्सपेंसिव हैं, तो इनमें अगर जीएसटी जैसी चीज़ ऐड की जाए तो ये एक फालतू का खर्चा है फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज. मेरा ख्याल यही है कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज को स्किल किया जाना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट दी जाना चाहिए, और इनकम टैक्स पेयर के लेवल पे पहुंचाना चाहिए, रादर देन चार्जिंग देम जस्ट फॉर समथिंग which will make them get taxed for walking, seeing or hearing in that sense. Another point in this was to revamp the assistance to persons with disabilities for purchase, fitting of aids, appliances, etc. जो ADIP स्कीम है उसका रीच बढ़ाया जाना चाहिए. करंट इनकम एलिजिबिलिटी सीलिंग है 30,000 की पर मंथ, बट आई थिंक आज के ज़माने में वो बहुत लो है. इनकम टैक्स लेवल का भी स्लैब इतना अगर बढ़ गया है, तो आई थिंक एडेप स्कीम की एलिजिबिलिटी भी बढ़ाई जानी चाहिए कि ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा पाएँ और आगे बढ़ पाएँ. हमारा सेकेंड रिकमेंडेशन था ऑन डेटा कलेक्शन. इंडिया में अभी भी डेटा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जैसे आपको पता ही है. सेंसस स्टिल सेज दैट 2.21% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज डिसेबल्ड. सेंसस अगला कब होएगा हमें नहीं पता, लोग बोल रहे हैं 2026 में शायद होए. बट उसके अलावा जो दूसरे सर्वेज हैं जैसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे एक्सेट्रा, उनमें भी डिसेबिलिटी पूरी तरीके से अनफॉर्चुनेटली अब एक्सक्लूड किया गया है. तो वी नीड मोर डेटा कलेक्शन ऑन डिसेबिलिटी, बिकॉज टिल वी डोंट हैव मोर डेटा कलेक्शन वी कैनॉट रियली वर्क इन दिस कंट्री ऑन improving conditions of persons with disabilities. जो हमारा तीसरा पॉइंट था कि इन प्राइवेट सेक्टर में पर्सन विद डिसेबिलिटीज को एम्प्लॉय करने के लिए इंसेंटिवाइज करना चाहिए. ये इंसेंटिवाइज काफ़ी तरीके से किया जा सकता है. फॉर एग्जांपल कई कंट्रीज अलग अलग टैक्स ब्रेक्स देती हैं, अलग अलग एक्सेसिबिलिटी करने के लिए इंसेंटिव्स देती हैं कॉर्पोरेट्स को एक्सेट्रा. इंडिया में आरपीडब्ल्यू एक्ट ने तो इन इंसेंटिव्स की बात की थी, बट उसके बाद कुछ हुआ नहीं है. हम अभी इंडिया में काफ़ी कोर्ट केसेस तो देख ही रहे हैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज के डिस्क्रिमिनेशन के बारे में. बट आई थिंक प्राइवेट सेक्टर में अगर पर्सन विद डिसेबिलिटीज को पूरी तरीके से लाना है, एक कैरेट एंड स्टिक अप्रोच, दोनों अप्रोचेस की जरूरत है. खाली स्टिक अप्रोच काम नहीं करेगा कि हम कंपनीज को कोर्ट लेके जाते रहें. वी ऑल्सो नीड टू गिव देम इंसेंटिव्स फॉर हायरिंग पर्सन विद डिसेबिलिटीज, सो दैट उनको एक आदत पड़ जाए पर्सन विद डिसेबिलिटीज को हायर करने की, और उनको रियलाइज हो जाए कि एक बिजनेस केस है पर्सन विद डिसेबिलिटीज को एम्प्लॉय करने के लिए. और जब वो इंडिया उस लेवल तक पहुंच जाए तब शायद इन इंसेंटिव्स की जरूरत नहीं पड़ेगी. बट आज आई थिंक एक इंसेंटिव बेस्ड पुश
काफी हेल्पफुल हो सकता है। सिप्डा स्कीम काफी इंसेंटिव्स की बात करती है, जैसे कि बोलती है अगर आपने कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी को एज एन अप्रेंटाइज हायर किया और उसके बाद उसको फुल टाइम जॉब दे दिया, अप्रेंटाइज का खर्चा जो है वो DPWD का प्रोविडेंट फंड के बारे में भी इंडिया में कुछ प्रोविजंस हैं सिप्डा के अंदर, बट ये पूरी तरीके से अभी भी यूटिलाइज नहीं हो रहा। प्राइवेट सेक्टर को इसके बारे में पता भी नहीं है, इसमें कितनी फंड एलोकेशन है उसके बारे में भी और कितना यूज होता है इसका सिप्डा का स्पेसिफिकली फॉर द प्राइवेट सेक्टर, उसमें भी पूरी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। सो आई थिंक जो स्कीम्स ऑलरेडी हैं उनको ज्यादा पॉपुलराइज किया जाना चाहिए, एंड उसके अलावा और स्कीम्स भी इंट्रोड्यूस करी जानी चाहिए, बिकॉज अदर कंट्रीज आर ऑफरिंग दीज काइंड ऑफ स्कीम्स टू इंसेंटिवाइज द प्राइवेट सेक्टर। जो हमारा चौथा पॉइंट था वो था ऑन सर्टिफिकेशन। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन अभी भी इंडिया में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और पूजा खेतकर के केस के बाद तो और बढ़ ही गया है। आई थिंक दानिश जी आपके साथ मैंने एक शो किया था पूजा खेतकर केस के बारे में, जिसे हमने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन की पॉइंट डिस्कस किया भी था, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। बिल्कुल बिल्कुल। तो आई थिंक दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू रीलुक एट। एक केस के कारण हमें इतना डिफिकल्ट नहीं कर देना चाहिए कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज को सर्टिफाई करना, बिकॉज फिर प्राइवेट सेक्टर कंपनीज भी लोगों को ट्रस्ट करने बंद कर देंगी कि दे आर डिसेबल और नॉट। इट शुड बी मच सिंपलर इन दैट सेंस, सो दैट मोर पर्सन विद डिसेबिलिटीज कैन गेट अ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। मैं आपको अपना खुद का एग्जांपल देता हूँ। आज मैंने यूडीआईडी कार्ड के लिए 2 साल पहले अप्लाई किया था, पर मेरे पास आज भी एक यूडीआईडी कार्ड नहीं है, बिकॉज इट्स सच अ ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस टू गेट अ यूडीआईडी कार्ड एक्सेट्रा एज वेल इन इंडिया। So this really needs to be simplified, and I think that is something which is very important. The fifth point that we came up with is that compliance with universal design principles, and I think ये एक बहुत timely point है, because after the Rajiv Rastogi judgment, government को accessibility guidelines भी बनानी थी। 3 महीने दिए गए थे। We still don't know what is the status of that, and I think वो एक बहुत worrying factor है, because अभी इंडिया में कोई accessibility principles है भी नहीं because of that. So we need to come back with accessible principles which are mandatory accessibility standards, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्नॉलेज किया था, एंड आई थिंक इसके बिना इंडिया में काफी बड़ा चैलेंज रहेगा व्हेन इट कम्स टू एक्सेसिबिलिटी। और लास्ट पॉइंट हमारा गवर्नमेंट का यही था कि ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ानी चाहिए गवर्नमेंट को। दैट इज समथिंग व्हिच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इवन इफ दैट मींस टाइंग अप विद द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में इतनी अच्छी एनजीओज हैं जो स्किलिंग कर ही रही हैं। मैं जैसे अगर आप इनेबल इंडिया को देख लो, यूथ फॉर जॉब्स को देख लो, सक्षम को देख लो, काफी एनजीओज हैं जो काफी ट्रेनिंग कर रही हैं। आई थिंक गवर्नमेंट नीड्स टू वर्क अलोंग विद देम टू इंश्योर दैट अप टू द मासेस व्हेन इट कम्स टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज ये ट्रेनिंग एंड स्किल बिल्डिंग की जाए। एंड देयर नीड्स टू बी मोर MOUs बिटवीन द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर कंपनीज टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द स्पेसिफिक गैप्स दैट प्राइवेट सेक्टर कंपनीज फेस, बिकॉज नहीं तो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज का एक्सक्यूज रहते रहेगा कि हमें स्किल्ड लोग नहीं मिलते। बट आई थिंक जब इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और स्किलिंग के लिए हमारे पास पूरे सेटअप्स हैं भी, तो अगर उन दोनों की अगर हम शादी करवा दें तो आई थिंक ये प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो सकती है। तो जब जो गवर्नमेंट के लिए हमारी रिकमेंडेशंस थी, ये मेन 5-6 पॉइंट्स थे। बहुत बढ़िया। आपने राजीव रतूड़ी की जजमेंट का स्टेटस की बात की, तो हाल ही में मैंने राजेश सर के साथ इंटरव्यू की थी, तो उन्होंने उसमें बताया कि इसमें अभी लगेगा टाइम, 4 महीने कम से कम और लगेंगे जी। तो नहीं, आई थिंक इफ ही सेइंग 4 महीने और मिलेंगे, आई थिंक मिस्टर अग्रवाल हैज डन अ ग्रेट जॉब व्हेन इट कम्स टू DPWD अदरवाइज, इन टर्म्स ऑफ मेकिंग इट मोर एक्सेट्रा। तो कुछ कम्युनिटी के साथ ही कुछ इशू है, तो उनका कहना है कि हम क्लैरिटी के साथ जाना चाहते हैं, जब तक सबको सेटिस्फाइड नहीं कर दें तब तक हम नहीं जाना चाहते। राइट, बट आई जस्ट होप दैट जब भी आए प्रॉपर मैंडेटरी स्टैंडर्ड्स हों, एंड सो दैट प्राइवेट सेक्टर को भी पता है दैट व्हाट आर द थिंग्स दैट आर नीडेड, एंड देन दे आर इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्ली, बिकॉज आई थिंक जब तक इम्प्लीमेंटेशन ना हो तब तक प्रॉब्लम होएगा। जब हार्मोनाइज गाइडलाइंस के बारे में भी मैं यही हमेशा बोलता था कि हार्मोनाइज गाइडलाइंस कागज पे तो आ गई हैं, बट एक भी स्टेट ने अपनी बिल्डिंग बायलॉज को चेंज नहीं किया था। तो जब कारी बाबू कंप्लीशन सर्टिफिकेट देने जाता था, वो तो खाली बायलॉज को दिखता था। तो जब तक ये स्टैंडर्ड्स मैंडेट ना होए तब तक आई थिंक स्टैंडर्ड्स चाहे जितने भी अच्छे हों इस बार वाले भी, कोई ज्यादा फायदा नहीं होएगा। सो आई थिंक दैट इज द नेक्स्ट स्टेप व्हिच वी विल हैव टू फाइट फॉर वंस दी स्टैंडर्ड्स कम अप। होपफुली सुप्रीम कोर्ट विल सपोर्ट अस इन दिस, बिकॉज़ सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टैंडर्ड्स मांगे हैं, सो आई एम अ बिट मोर ऑप्टिमिस्टिक। तो ये जो आपने रिकमेंडेशंस अब दी हैं, तो मेरा दूसरा सवाल आपसे यही था कि क्या इसको आप आगे गवर्नमेंट को सबमिट करने वाले हैं, या इस जो आपने फाइंडिंग्स निकाली हैं उनको ग्राउंड लेवल पे लाने के लिए आगे की क्या रणनीति है? नहीं, डेफिनेटली गवर्नमेंट को तो हम ये सबमिट करने वाले हैं। वी आर आल्सो गोइंग टू डू अवेयरनेस कैंपेन्स अराउंड दिस टू इंश्योर दैट नॉट जस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट बट स्टेट गवर्नमेंट्स आल्सो स्टार्ट लुकिंग एट इट। आई थिंक इंडिया में काफी लोग भूल जाते हैं कि डिसेबिलिटी एक्चुअली स्पीकिंग इज द स्टेट सब्जेक्ट, तो स्टेट्स भी बहुत काम कर सकती हैं इस पे। तो हम खाली सेंट्रल नहीं बट स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ भी काम पुश देने वाले हैं, ये कि ये काफी चीजें जो हैं ये स्टेट गवर्नमेंट्स भी कर सकती हैं, तो वो इंश्योर करें अपने लेवल पे, इंक्लूडिंग सेंसिटाइजेशन कैंपेन्स, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग एटसेट्रा।
which not necessarily only the central government can do in that sense. So जो आपने अभी बात की कि किलिंग का एक्सक्यूज लेती हैं प्राइवेट कंपनी, जी और ये सही बात है। और दूसरा मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो गवर्नमेंट ऑफिस में जॉब लगने के बाद भी काम नहीं मिलता है या हाँ जी रीजनेबल जी अकोमोडेशन नहीं मिलती है, इन दोनों को आप कैसे व्यू करते हैं? ये आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम है या आपको लगता है कि ओवरस्टेटेड है? नहीं, आई थिंक ये प्रॉब्लम तो डेफिनेटली है। एंड आई थिंक जब रीजनेबल अकोमोडेशंस के बारे में तो हमने पूरा एक चैप्टर लिखा है इस रिपोर्ट में। एंड मैं आपको एक रिपोर्ट का लिंक दूंगा, शायद अगर आप जब ये यूट्यूब पे अपलोड करेंगे रिपोर्ट का लिंक भी अगर आप अपलोड कर पाए साथ में विद द टॉक, इट बी वेरी गुड, सो दैट लोग खुद भी ये रिपोर्ट को पढ़ पाए। बिकॉज ये रीजनेबल अकोमोडेशन आई थिंक इज समथिंग विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इंडिया में क्या है कि लोगों को पता ही नहीं रीजनेबल अकोमोडेशन क्या होती हैं इन दैट सेंस। तो जब तक एक क्लासिफाइड रीजनेबल अकोमोडेशन क्या हो सकती हैं फॉर एवरी डिसेबिलिटी एंड फॉर द लेवल्स ऑफ डिसेबिलिटीज पूरे तरीके से डॉक्यूमेंट ना किया जाए, मैं तो बोलता हूँ शायद रूल्स में ही अगर हम डाल दें रीजनेबल अकोमोडेशंस को कि क्या मैंडेटरी हैं अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट, दैट वुड बी समथिंग विच इज वेरी हेल्पफुल। बिकॉज आई थिंक इंडिया में रीजनेबल अकोमोडेशंस क्या है, बहुत वेग है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। इन मेनी अदर कंट्रीज डिसेबिलिटी वाइज स्पेसिफिक रीजनेबल अकोमोडेशंस डिफाइन की गई हैं विद एग्जांपल्स, जो इंडिया में बिल्कुल नहीं की गई। तो एंड सरकारी चीजों में मैंने नोटिस किया है, स्पेशली इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, इन गवर्नमेंट कंपनीज एक्सेट्रा, जितना ज्यादा आप डॉक्यूमेंट करके बंदे के मैनेजर या सीनियर पे ना छोड़ो एम्बिग्विटी पे, वो ज्यादा बेटर रहता है। तो आई थिंक रीजनेबल अकोमोडेशंस के बारे में ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत है। मे बी रीजनेबल अकोमोडेशन गाइडलाइन कोई क्रिएट या रीजनेबल अकोमोडेशन स्टैंडर्ड अगर कोई गवर्नमेंट क्रिएट कर दे, दैट वुड बी समथिंग विच वुड बी वेरी हेल्पफुल। एंड आई थिंक उससे ये रीजनेबल अकोमोडेशन की प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ब्लाइंड पर्सन को अपने कंपनी में हायर करना है, उसको स्क्रीन रीडर देना ही है। अगर आप पर्सन विद ऑन अ व्हीलचेयर को अगर आपने अपनी कंपनी में हायर किया है, तो उसका ऑफिस ग्राउंड फ्लोर पे होना ही चाहिए। ग्राउंड फ्लोर पे नहीं है तो लिफ्ट तो होनी ही चाहिए। ये तो नहीं हो सकता ना कि उसको आप एक फर्स्ट फ्लोर ऑफिस में सरकारी जॉब दे रहे हो कि वो अपने ऑफिस में पहुंच ही ना पाए, तो ऑब्वियसली आप उसको काम नहीं दोगे क्योंकि वो ऑफिस में पहुंच ही नहीं पाएगा। तो ये ऐसे थोड़े कॉमन सेंस रीजनेबल अकोमोडेशंस हैं, बट आई थिंक दीज नीड टू बी प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड एंड लिस्टेड डाउन दैट वे सो दैट कोई एम्बिग्विटी ना रहे। करेक्ट। और इट मस्ट बी गिवन एट द फर्स्ट डे। अगर स्क्रीन रीडर आप जॉब दे रहे हो तो अपॉइंटमेंट में जब उसको आप जॉब दे रहे हो, जब आप उनकी अपॉइंटमेंट हो रही है, जब वो काम करना शुरू कर रहे हैं, तो उसी टाइम उनको मिलना चाहिए। क्योंकि आज भी कई जगह पे मैं जाता हूँ, 3-3 साल से उनको कंप्यूटर नहीं मिले हैं और स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर नहीं मिले, और फिर कहते हैं कि आप काम नहीं करते। तो जब जी आप कंप्यूटर नहीं दे रहे, कंप्यूटर बेस्ड जॉब है, तो काम कैसे करेगा कोई? Exactly, and I think that is the basic problem in India, where reasonable accommodations, जब ये रिपोर्ट लॉन्च की गई थी, एक पर्सन में मेरे को किसी ने ये पूछा भी था कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज भी खुद reasonable accommodations के लिए इंडिया में लड़ते क्यों नहीं है और मांगते क्यों नहीं है। एंड द बेसिक रीजन फॉर दैट रियली इज दैट इंडिया में पर्सन विद डिसेबिलिटीज को भी लगता है कि हम एक बर्डन नहीं बनना चाहते सोसाइटी पे, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज रीजनेबल अकोमोडेशन एक पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए एक राइट है। Lack बिल्कुल। of productivity is not a right for a person, it is a duty to be productive. और But जब अब तक तो लड़ रहे हैं बहुत सारे, लेकिन वो वही आपके वाली बात है, डॉक्यूमेंटेड नहीं है। बहुत सारे लोग Exactly. लड़ रहे हैं। और मेरे पास कुछ केसेस तो निपुण जी ऐसे आते हैं कि जिसमें कंप्यूटर मांगा है किसी डिसेबल ने और पास जी भी हो गया है, जी उसके नाम पे कंप्यूटर आया है, लेकिन उसके स्टाफ को वो दे दिया गया, उसको फिर पुराना दे दिया गया है, हाँ जिसमें ओके। उसके सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहे। मैं आपको ना एक साउथ अफ्रीका का एग्जांपल देता हूँ रीजनेबल अकोमोडेशंस में, कि साउथ हम्म। अफ्रीका ने अपने लॉ में कैसे किया है। साउथ अफ्रीका में ने हर एक केस में, हर एक डिसेबिलिटी के लिए प्रॉपर एक केस दिया हुआ है कि रीजनेबल अकोमोडेशन क्या होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, रेडियो ब्रॉडकास्टर अनाउंसर हु इज ब्लाइंड इज रिक्वायर्ड टू रीड द न्यूज वायर मटेरियल। उसका सोल्यूशन भी लॉ के अंदर ही लिखा है, द एम्प्लॉयर परचेज द हाई स्पीड ब्रेल प्रिंटर दैट अलाउड द न्यूज वायर मटेरियल टू बी रेड बाय द अनाउंसर। एक और केस फॉर एग्जाम्पल लिखा है, हाई स्किल्ड कंप्यूटर टेक्नीशियन हु हैज अ हियरिंग इम्पेयरमेंट नीड्स टू कम्युनिकेट टेलीफोनिकली विद अदर्स। Solution has to be that the individual benefits वाह। from sound amplification technology. Phone system at the work environment along with portable earphones to the computer technician's cell phone were furnished with appropriate devices to amplify the sound. ये प्रॉपर केस स्टडीज लॉ के अंदर लिखी हुई है साउथ अफ्रीका में, तो जब ऐसे टाइप का प्रॉपर केस स्टडी डिसेबिलिटी वाइज एंड जॉब वाइज अगर लिखा हुआ है तो कोई एम्बिग्विटी नहीं रहती, एंड फिर उसके बाद पीपल कैन नॉट मेक दिस एक्सक्यूज इवन इन द पब्लिक सेक्टर दैट वे। आई थिंक इट्स तो ऑसम, या इट्स वेरी ब्यूटीफुल। तो इट मस्ट बी जी रेप्लिकेटेड। जी जी कुछ और इसके बारे में आपको कहना है, फिर हम डेटा हाँ जी, प्रोटेक्शन एक्ट पे एम्प्लॉयर्स के चले? लिए मैं बता दूं, आपने हाँ एम्प्लॉयर्स बिल्कुल के लिए हमने कुछ बिल्कुल फीडबैक दिया था। बिल्कुल। तो एम्प्लॉयर्स के लिए भी हमने पॉइंट नंबर 1 हमारा यही था, ट्रांसपेरेंट प्रोविजनल ऑफ रीजनेबल अकोमोडेशंस। एम्प्लॉयर्स को प्रॉपर्ली नोट डाउन करना चाहिए क्या रीजनेबल अकोमोडेशंस वो दे रहे हैं, किस डिसेबिलिटी के लिए, एक्सेट्रा।
और इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। इस रिपोर्ट के टाइम तो हम नहीं मिले थे, पर रिपोर्ट के बाद मैं गोदरेज प्रॉपर्टीज के डीआई हेड को मिला था कुछ दिन पहले ही। और मैं बहुत इम्प्रेस था कि उनकी प्रॉपर एक डॉक्यूमेंटेशन है कि हर डिसेबिलिटी में, हर जॉब में अगर हमें इस पर्सन विद डिसेबिलिटी को हायर करना है, क्या रीजनेबल अकोमोडेशन होनी चाहिए। और फिर क्या होता है कि हर गोदरेज प्रॉपर्टी की हर साइट में, साइट का जो सीईओ है उसके पास रीजनेबल अकोमोडेशन की लिस्ट दी जाती है। तो फिर क्या होता है, कोई एम्बिग्युइटी नहीं रहती, क्योंकि वो फिर वो नहीं डरेगा कि हाँ मेरे सीनियर शायद मुझे बोले कि मैंने ज्यादा खर्चा कर दिया रीजनेबल अकोमोडेशन देने के लिए, क्योंकि सब कुछ पूरी तरीके से डॉक्यूमेंटेड है। एंड आई थिंक दिस इज समथिंग विच अ लॉट ऑफ इंडियन कंपनीज ऑल्सो नीड टू लर्न। एंड इस रिपोर्ट में आपको लगेगा कि मैं बार बार रीजनेबल अकोमोडेशन की बात कर ही जा रहा हूँ, but what we've realized is that lack of transparency around reasonable accommodations both in the government and the private sector is something which has led to the big challenges in India. Reasonable accommodations बस एक fancy legal word लोग इंडिया में समझ लेते हैं, पर वो समझते नहीं उसका मतलब क्या है। एंड दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज। हमने इस पॉइंट में तो कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं कि क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रीजनेबल अकोमोडेशंस। मैं सब सॉल्यूशंस तो रीड नहीं करूंगा, मैं आपको रिपोर्ट का लिंक दे दूंगा इन दैट सेंस, सो दैट पीपल कैन गो थ्रू देम देमसेल्व्स, सो दैट एक आधा बता दीजिए एग्जांपल के तौर पे। मैं आपको एक दो एग्जांपल दे देता हूं। फॉर एग्जांपल, इफ यू व्हेन यू आर accommodating employees with visual impairments with suitable assistive technologies, give them a choice between screen readers, braille keyboards, using magnification tools, etc. based on their disability. अगर आपके पास कोई हियरिंग इम्पेयरमेंट का पर्सन है तो यू मस्ट हैव एन ऑन साइट साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर who can translate content. You need to develop safety warning systems that are not audio dependent for deaf employees. कुछ लोगों को ट्रांसक्रिप्शन की जरूरत है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में तो ऑटोमेटिक ट्रांसक्रिप्शन होता है। व्हीलचेयर यूजर्स के लिए आपके पास वाइड डोरवेज, हाइट एडजस्टेबल अडेप्टिव डेस्क, रैंप्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है जो बेसिक रीजनेबल अकोमोडेशंस हैं। फॉर न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटीज, वेलनेस इन क्वाइट रूम्स इज समथिंग व्हिच पीपल कैन लुक एट। उसके अलावा कुछ जनरल पॉइंट्स है हमारे, फॉर एग्जांपल फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स, ऑप्शन टू हैव हाइब्रिड वर्क। हाइब्रिड वर्क इज आल्सो समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इंडिया में क्या क्या होने लग गया है कि काफी कंपनीज बोलती हैं अगर आपके पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो हम ऑफिस एक्सेसिबल बनाने में खर्चा नहीं करते, उसको बस वर्क फ्रॉम होम दे देते हैं। बट आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव अ हाइब्रिड कॉम्बिनेशन वेयर द पर्सन कैन वर्क फ्रॉम होम व्हेन दे वांट टू, बट फॉर इंपॉर्टेंट मीटिंग्स दे कैन हैव द ऑप्शन टू कम टू ऑफिस एज वेल, सो दैट उनके पास दोनों चॉइस हो और उनके ऊपर पूरा कंपल्शन ना हो कि खाली वो वर्क फ्रॉम होम करें। कंसिडरेशन ऑफ डिसेबिलिटी व्हेन प्लानिंग ट्रांसफर्स, ये एक रीजनेबल अकोमोडेशन में सजेस्ट किया है। इंडिया में सरकारी जॉब्स में तो ये काफी केसेस इसके चल ही रहे हैं जो आपने थिंक आपने कवर किया ही होगा, वेयर persons with disabilities have been given transfers without being given an option. So these are some of the reasonable accommodations that we've spoken about. But हमारा मेन पॉइंट ये है कि reasonable accommodations को पूरी तरीके से डॉक्यूमेंट किया जाए, बिकॉज इंडिया में बस एक हवा में एक शब्द फैलने लग गया रीजनेबल अकोमोडेशन आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016 के थ्रू, बट आई थिंक सरकार को भी इसके बारे में पूरी तरीके से समझ नहीं है और प्राइवेट सेक्टर को भी समझ ही नहीं है कि रीजनेबल अकोमोडेशन होता क्या है। एंड हमारा मेन हाईलाइट वही था। उसके अलावा हमारे कुछ और फीडबैक थे प्राइवेट सेक्टर के लिए, अगर आप परमिशन दो तो मैं वो भी थोड़े आपको बिल्कुल बिल्कुल बता देता हूँ। सो रिक्रूटमेंट रिलेटेड था कि हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक एम्प्लॉयमेंट टारगेट्स होने चाहिए। जब तक प्राइवेट सेक्टर अपने टारगेट्स ना बनाए कि हम इतने लोगों को पर्सन विद डिसेबिलिटीज को हायर करेंगे, तो आई थिंक वो मोमेंटम नहीं बिल्ड होता। तो आई थिंक एटलीस्ट इन द इनिशियल टाइम जब प्राइवेट सेक्टर इक्वल अपॉर्चुनिटी कंपनी बन रही है, टारगेट्स के थ्रू थोड़ा मोटिवेशन बढ़ता है लोअर लेवल पे भी कि हमें पर्सन विद डिसेबिलिटी हायर करने हैं, और दैट कैन रियली बी हेल्पफुल। सेकेंडली, जॉब मैपिंग भी कर सकते हैं वो इसी के अंदर, वेयर दे आइडेंटिफाई विच आर द रोल्स वेयर पर्सन विद डिसेबिलिटीज को हायर करना है। ये हो सकता है कि हर रोल में पर्सन विद डिसेबिलिटी को शुरू में वो हायर ना कर पाए, पर अगर कुछ रोल्स में शुरू में फोकस करें और वो पर्सन परफॉर्म करें तो और फिर धीरे धीरे और रोल्स खुल सकते हैं। उसके अलावा रिकग्निशन एंड इंसेंटिव फॉर एग्जाम्पलरी एक्सेसिबल वर्क प्लेसेस, दिस इज समथिंग एल्स दैट वी हैव स्पोकन अबाउट। फॉर एग्जाम्पल आजकल हर कंपनी में अगर आप देखते हो ISO सर्टिफिकेशन होती है एक्सेट्रा, तो अगर हम कोई सर्टिफिकेशन टाइप सिस्टम शुरू कर पाए प्राइवेट सेक्टर में भी कि ये कंपनी A+ है, ये A है, ये B है, तो थोड़ा कंपटीशन भी बढ़ जाएगा विद इन द प्राइवेट सेक्टर अमंगस्ट कंपनीज कि हमें भी एक A+ कंपनी बनना है व्हेन इट कम्स टू हायरिंग पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। एंड आई थिंक दैट इज समथिंग व्हिच विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एक इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी तो एक बड़ी लीगल चीज हो गई। आप वो एक कागज है जो आपने अपनी दीवार पे चिपका दिया, अपनी वेबसाइट में डाल दिया, बट अगर आप अपनी मार्केटिंग में भी बोल सकते हो कि हमें एक A+ सर्टिफिकेशन मिली एक्सेट्रा, दैट इज समथिंग which will be very helpful in that sense, because then you're not looking at disability just through a legal point of view कि एक टिक मार्क है, हमें कानून फॉलो करना है तो हम कर रहे हैं, बट ऑल्सो कि हम दुनिया को बता रहे हैं कि हम एक A+ कंपनी है whatever, and वो एक बैज ऑफ ऑनर के लिए कंपनीज काम करने लग जाएंगी for to become inclusive towards persons with disabilities. So these were some of the points that we had for the private sector in that sense.
आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट। और यही शो का मकसद होता है कि एक सरल भाषा में लोगों तक पहुंचे, और ये रिपोर्ट्स, ये रिसर्च बहुत काम आती है आगे जो भी पॉलिसी डिजाइन होनी होती है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लुकिंग फॉरवर्ड कि इसमें से चीज़ें इम्प्लीमेंट हो ग्राउंड पे और लोगों को बेनिफिट मिले। और जैसा आपने कहा कि जो हम डेवलप्ड कंट्री अगर हमें बनना है तो ये करना पड़ेगा, ये आपको करना ही पड़ेगा अगर आप डेवलप्ड नेशन बनाना चाहते हैं इंडिया को। तो बिल्कुल, बिकॉज अगर 7 से 8% एटलीस्ट इंडिया का पॉपुलेशन डिसेबल्ड है और अगर उनको पूरी तरीके से रोजगार ना दिया जाए तो इंडिया डेवलप कैसे हो सकता है, मुझे तो वो समझ नहीं आता। तो आई डोंट थिंक इट इज ऑप्शन, बट इट इज अ नेसेसिटी टू मेक एवरीबडी एन इकोनॉमिक कंट्रीब्यूटर अगर इंडिया को उस बिल्कुल। लेवल ग्रो करना है जो हमारे गवर्नमेंट के सपने हैं। अब आते हैं दूसरे हमारे टॉपिक पे, डेटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी एक्ट। जी वो जी। क्या है? बहुत सारे लोगों ने तो इसके बारे में सुना भी नहीं है और चर्चा बहुत कम हुई है। इसमें क्या खास देखते हैं आप डिसेबल्ड के लिए? डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी एक्ट का जो पहला बिल आया था वो 2023 में आया था, और उसके रूल्स अभी इस साल आए हैं 2025 में, ड्राफ्ट रूल्स आए हैं। उसके बाद रिकमेंडेशंस के लिए खुले थे, हमने अपने रिकमेंडेशंस भी दिए, एंड उसका तो रूल्स को अभी तक फोर्स में नहीं लाए गए। आई थिंक शायद इसी साल फोर्स में आ जाएंगे एट सम पॉइंट, इज व्हाट पीपल आर सेइंग। द डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी एक्ट क्यों आया गया था कि गवर्नमेंट को लगा था कि आजकल सबका डेटा पूरा ऑनलाइन ही है और वो कहीं ना कहीं तरीके से प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, एंड हर इंसान को अपनी प्राइवेसी का भी राइट है, तो वही प्रोटेक्ट करने के लिए डीपीडीपी एक्ट दिया जाए। जब डेटा प्रोटेक्शन प्राइवेसी एक्ट आया था उसका एक सेक्शन 9 था जिससे मुझे काफी डिस्टर्बेंस हुआ था। मैं आपको वो सेक्शन 9 का जो पॉइंट नंबर 1 है वो रीड आउट करके बताऊंगा और आपको समझाऊंगा कि क्यों मुझे वो उसमें काफी प्रॉब्लम था। उसके बाद मैं फिर रूल्स में भी आऊंगा, एंड रूल्स में क्या प्रॉब्लम्स हैं, रूल्स में क्या करेक्ट किया गया है और हमारा क्या फीडबैक रहा है उसके बाद टू द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी जो ये एक्ट को देख रही है, मैं उस पर आऊंगा। तो पहले मैं एक्ट से शुरू करता हूँ। जो 2023 में ये जो एक्ट आया था उसका सेक्शन 9(1) ये बोलता है प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डेटा ऑफ चिल्ड्रन इज व्हाट इज द टाइटल ऑफ दिस सेक्शन, एंड देन इट सेज द डेटा फिडुशियरी shall before processing any personal data of a child or a person with disability who has a lawful guardian obtain verifiable consent of the parent of such child or the lawful guardian as the case may be in such manner as may be prescribed। तो बेसिकली बच्चों और पर्सन विद डिसेबिलिटीज को इनने साथ में कर दिया है, एंड आई थिंक दिस इटसेल्फ वाज वेरी रॉन्ग बिकॉज पर्सन विद डिसेबिलिटीज कैन नॉट बी कंपेयर्ड टू चिल्ड्रन एंड बी इन्फेंटलाइज्ड इन दैट वे। एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी एज अ लॉफुल गार्डियन एक बहुत ही ब्रॉड डेफिनेशन है उस हिसाब से दे दी है, एंड बेसिकली यही बोल दिया है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी अगर जिसका गार्डियन है तो पूरा जो उनका डेटा का पावर है वो पूरा गार्डियन के पास ही होएगा और पर्सन विद डिसेबिलिटी के पास बिल्कुल नहीं होएगा। दैट इज व्हाट द एक्ट बेसिकली सेड, व्हिच a lot of us in the disability sector found quite harmful। आप कंटिन्यू करें, रूल्स में क्या था? Yes, so rules में point number 10 था which said that verifiable consent for processing of personal data of child or of person with a disability was lawful guardian। इसमें point number 2 था a data fiduciary while obtaining verifiable consent from an individual identifying herself as the lawful guardian of a person with a disability shall observe due diligence to verify that such guardian is appointed by court of law or designated authority or a local level committee and the law applied to guardianship। एंड उसके बाद फिर कुछ डेफिनेशंस दिए गए हैं, मैं सब डेफिनेशंस पे तो नहीं जाऊंगा बट आई गिव यू सम एग्जांपल्स जो फॉर एग्जांपल जो मेरे को थोड़े काफी गलत लगे। लॉ एप्लीकेबल टू गार्डियनशिप शैल मीन in relation to an individual who has long-term physical, mental, intellectual or sensory impairment which in interaction with barriers hinders their full and effective participation in society equally with others and who despite being provided adequate and appropriate support is unable to take legally binding decisions, the provisions of law contained in the RPWD Act। इसमें लॉन्ग टर्म फिजिकल डिसेबिलिटीज या सेंसरी इम्पेयरमेंट्स को डालने का तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया बिकॉज इट इज वेरी क्लियर दैट इन ओनली सिवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज अ गार्डियन इज प्रोवाइडेड। So this is something which was very confusing to the sector and very disturbing to the sector as well। ये निपन फाउंडेशन एंड टीक्यूएच ने साथ में इसके बारे में एक राउंड टेबल भी की थी। पैक्टा नाम की एक और ऑर्गेनाइजेशन है बैंगलोर बेस्ड जो आपने आई थिंक जिनका नाम सुना भी होएगा, जो काफी लीगल वर्क करती हैं, उन्होंने एक पूरा एक वाइट पेपर भी दिखा है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे कि on what are the problems with this kind of a definition etc। so इसमें कई प्रॉब्लम्स है। मैं तो अब आपको नॉन लीगल लैंग्वेज में थोड़ा समझाऊंगा कि डेटा प्रोटेक्शन प्राइवेसी एक्ट में पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। एक तो क्या है कि अगर कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी ऑनलाइन जाएगा और कोई कोई डेटा एंट्री या कुछ करेगा, उसको क्या हमेशा डिक्लेयर करना पड़ेगा कि मैं एक पर्सन विद डिसेबिलिटी हूँ?
और उसके बाद फिर बताना पड़ेगा कि मेरे पास एक गार्डियन है, और फिर गार्डियन जाके वो डेटा डेटा का परमिशन कंसेंट देगा कि नहीं। पर अगर मेरे को हमेशा जाके अपना डिक्लेयर करना है कि मैं डिसेबल्ड हूँ कि नहीं, एक्ट का नाम तो डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी एक्ट है, पर मेरा प्राइवेसी तो वहीं चला जाएगा। Why should we always have to declare that we are persons with disabilities in that sense? So a lot of companies are also confused, the larger companies जो ऑनलाइन ऑपरेट करती हैं, कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट, मेटा एटसेट्रा, कि ये फंक्शनरी भी ये कैसे चलेगा इन दैट सेंस। देयर इज अ बिग लैक ऑफ क्लैरिटी इन दैट सेंस। सेकेंडली, मेरा प्रॉब्लम ये भी है कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज को चिल्ड्रन के साथ तो बिल्कुल भी साथ में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो इंडिया का 1872 का एक्ट है, वो सिंपली यही बोलता है कि फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन इज नॉट ऑफ साउंड माइंड एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन कर पाएगा। जस्ट लाइक दैट, आई थिंक यहाँ पे भी हमें बस यही सिंपली देखना चाहिए था कि इफ अ पर्सन इज नॉट ऑफ डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, उसका जो डेटा है वो पूरी तरीके से उसको देने के लिए कंसर्न नहीं होना चाहिए। पर हमें इस गार्डियनशिप डिबेट में नहीं घुसना चाहिए था, क्योंकि इससे एक और बड़ी प्रॉब्लम भी खुल जाती है। जो राइट्स ऑफ पर्सन जो डिसीज एक्ट 2016 था, वो बोलता था कि सब्स्टिट्यूटेड गार्डियनशिप से हटके हमें लिमिटेड गार्डियनशिप पे जाना चाहिए। राइट कि गार्डियन जो होगा वो कुछ बेसिक चीजों के लिए ही लिमिटेड काम करेगा आपका। बट अनफॉर्चुनेटली व्हेन वी कम बैक टू दिस डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी एक्ट, ये जब बोल रहे हैं कि पूरा गार्डियन ही आपका पूरा डेटा कंट्रोल करेगा अगर आपके पास गार्डियन है, तो हम वापस सब्स्टिट्यूटेड गार्डियनशिप पे जा रहे हैं, वेयर पर्सन विद डिसेबिलिटी के पास तो कोई पावर नहीं है कुछ करने के लिए। जो एक्शन फॉर ऑटिज्म की मेरी बरुआ है, वो हमारी राउंड टेबल पे आई थी इस डिस्कशन के लिए, और उनने एक बहुत अच्छी बात बोली थी दैट मेरा एक खुद का बेटा ऑटिस्टिक है, मैं काफी ऑटिज्म वाले लोगों के साथ काम करती हूँ एक्सेट्रा। एंड वो लोग भी कब सीखते हैं? वो लोग तभी सीखते हैं अगर वो ऑनलाइन जाएं, अपना कोई इन्फॉर्मेशन दे दें और उसके कारण शायद कुछ गड़बड़ हो जाए समथिंग, एंड गलती से इंसान सीखता है। तो अगर आप इंसान को गलती करने के लिए नहीं दे रहे क्योंकि उसको इतना प्रोटेक्ट कर रहे हो इन दैट सेंस, तो are you treating a person with a disability who has a guardian also as a complete human being? So I think philosophically also there is a big problem to that. So I hope दानिश जी मैंने आपको कंफ्यूज नहीं कर दिया, क्योंकि मैंने 3-4 पॉइंट साथ में बोल दिए हैं। So नहीं, बड़ा इंटरेस्टिंग है जो पर्सपेक्टिव आपने दिया है, और मुझे लगता है कि आप भी ये पॉइंट बार बार उठाते हो कि जब जब आप पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की रिप्रेजेंटेशन नहीं रखते हैं, तब आपको ऐसी चीजें ही देखने को मिलती। आई एम श्योर कि जब ये ड्राफ्ट किया गया तो आप हमारी डिसेबिलिटी सेक्टर की ना तो राय ली गई है, ना हमारी रिप्रेजेंटेशन थी, क्योंकि जो बातें आप बता रहे हो कि चिल्ड्रन के साथ डिसेबल्ड को इक्वेट करना, तो ये तो किसी को भी समझ नहीं आएगा, जो भी पॉइंट आपने बताए हैं। बिल्कुल, तो और बहुत तरीके से गलत है। आई मीन ये तो हाँ बिल्कुल, जो सोशल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी है उसके खिलाफ जाता है। एंड दानिश जी, एक ऑन अ लाइटर नोट, एक और गड़बड़ इस एक्ट में यही है कि अगर मान लो कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी है जो जिसका एक गार्डियन है, और उसका अगर बच्चा हो जाए जो चाइल्ड है, तो वो चाइल्ड किसका कंसेंट लेगा? डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर वो दिखाई नहीं गया, क्योंकि अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी खुद जिसका गार्डियन है वो अपना खुद का डेटा अप्रूव नहीं कर सकता, वो चाइल्ड का डेटा कैसे अप्रूव करेगा? तो ये काफी लूप होल्स हैं जो थॉट थ्रू नहीं किए गए, बिकॉज एज यू सेड डिसेबल्ड लोगों को इंक्लूड नहीं किया गया इस प्रोसेस में। तो सर ये सोच ही नहीं सकते कि एक डिसेबल्ड आदमी कोई पेरेंट भी बन सकता है किसी का, मतलब बेसिकली। करेक्ट, मतलब ये हास्यास्पद है, इस पे क्या चर्चा करोगे आप? ये जो आपने रखी, these are the basic things bureaucrats must understand, whoever is framing this law. तो बिल्कुल। तो आपकी क्या recommendations थी और अब आगे का राह क्या है? ये हमारी recommendations, हमने 4-5 पॉइंट जो मैंने आपको बताए थे, इन सब में हमने अपनी recommendations सबमिट की हैं। अंडर निप्पन फाउंडेशन ऑल दीज पॉइंट्स हैव गॉन। TQH ने भी ये सिमिलर रिकमेंडेशन सबमिट की है इन दैट सेंस, एंड मीटिंग के साथ हमारी बात भी चल रही है, सो दैट होपफुली जब फाइनल रूल्स आए ये करेक्ट किया जाए। बाकी तो हमारा फिंगर्स क्रॉस्ड हैं, आई मीन उम्मीद पे हैं हम कि ये जो मिस्टेक्स हैं ये करेक्ट किए जाएंगे। क्या किसी तरह का कोई आश्वासन आपको दिया गया कि इसको करेक्ट किया जाएगा? इनपुट्स को एक्नॉलेज जरूर किया उन्होंने, बोथ इन 1-to-1 मीटिंग्स एंड दैट। सो उसके बाद आई थिंक वो भी डायरेक्टली तो हमें से ऑफिशियली, जब तक ऑफिशियल का कोई कम्युनिकेशन आए, ऐसे कुछ बता नहीं सकते वो भी हमें। सो वी आर होपफुल दैट करेक्ट हो जाएगा, बट वो तो आगे टाइम ही बताएगा। बट ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर सेक्टर से इतना कम चर्चा क्यों है इस टॉपिक पे? I agree with you. I think the sector has not caught on that what are the repercussions of this, and I think I'm hoping कि आपके इस शो के थ्रू सेक्टर में भी और लोगों को पता चले, एंड और लोग भी इस बात पे शोर मचाएं, बिकॉज ये सेक्टर काफी क्वाइट रहा है इस पे, एंड आई वाज आल्सो क्वाइट डिसअपॉइंटेड दैट सेक्टर में ज्यादा लोगों ने शोर नहीं मचाया इस टॉपिक पे।
तो कब तक एक्सपेक्टेड है कि रूल्स आ जाएंगे, या उससे पहले कुछ आपको पता चलेगा, या अब जो भी रूल आएंगे तभी पता लगेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ? सरकार के साथ तो पता नहीं होता कि कब पता चलेगा इन दैट सेंस, तो आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन इन दैट सेंस, बट जैसे ही पता चलेगा मैं सबसे पहले आपको ही फोन करूंगा, रेडियो उड़ान पे अपडेट दूंगा। तो अगर सपोज कि नहीं होता है, लेट्स फिंगर क्रॉस कि हो जाए, अगर चेंजेस नहीं होते हैं, और क्योंकि अब तो ये एक्ट भी है, हम्म। तो फिर आगे का क्या रोड मैप होगा? अगर ये चेंजेस नहीं होते तो एक्चुअली किसी को पता भी नहीं कि ये चलेगा कैसे। मतलब अगर आप जब जीमेल पे जाओगे या फेसबुक पे जाओगे या अपना अपने कोई आउटलुक के अकाउंट पे जाओगे या ट्विटर पे जाओगे, कि आपको हमेशा सवाल पूछा जाएगा कि आप पर्सन विद डिसेबिलिटी और आपका गार्डियन है, तो ये फंक्शनली कैसे ऑपरेट किया जाएगा किसी को तो उस बात पे भी क्लैरिटी नहीं है अभी। सो वी डोंट नो हाउ विल दिस इवन बी इम्प्लीमेंटेड इन इट्स करंट फॉर्म इन दैट सेंस। वी सो नीड दैट इज टू वेट एंड समथिंग वॉच। टू that is something which is going to be very confusing in that sense, but more troubling than that actually is the fact that इंडिया में मतलब गार्डियनशिप के बारे में भी अभी बहुत लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। बिकॉज एंड उसका बिगेस्ट प्रॉब्लम यही है कि नेशनल ट्रस्ट एक्ट सब्स्टिट्यूटेड गार्डियनशिप की बात करता है, आरपीडब्ल्यू एक्ट लिमिटेड गार्डियनशिप के बारे में करता है। तो आई थिंक अनदर थिंग दैट द गवर्नमेंट नीड्स टू डू, जो भी इसके जब मैं रिसर्च कर रहा था कॉटन, इज दैट द नेशनल ट्रस्ट एक्ट आल्सो रियली नीड्स टू बी अपडेटेड। वो काफी अपडेट नहीं हुआ है आरपीडब्ल्यू एक्ट के बाद। एंड इंडिया में काफी नए लॉज आए हैं पिछले कुछ सालों में। नेशनल ट्रस्ट एक्ट आल्सो विल हैव टू बी रिप्लेस्ड एट सम पॉइंट, सो दैट सब्स्टिट्यूटेड गार्डियनशिप की पूरी बात ही हर तरीके से बंद होने लग जाए। नहीं तो आज ये डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी एक्ट में डिबेट शुरू हुई है, ये डिबेट कल कोई और एक्ट के बाद भी शुरू हो सकती है, क्योंकि इंडिया में डिसेबिलिटी के दो एक्ट्स हैं जो गार्डियनशिप के बारे में दो टोटली अलग चीजें बोल रही हैं। और आरपीडब्ल्यू एक्ट तो यही बोलता है कि नेशनल ट्रस्ट एक्ट का जो गार्डियनशिप है वो अब अप्लाई नहीं करता अंदर दी आरपीडब्ल्यू एक्ट। बट अभी भी बहुत लोग अंदर द नेशनल ट्रस्ट एक्ट ही रजिस्टर करते हैं, बिकॉज आरपीडब्ल्यू एक्ट में गार्डियनशिप के अंदर रजिस्टर करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। एंड एट द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेवल देयर इज अ लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट हाउ गार्डियनशिप really works in India as well. So substituted guardianship अभी भी चल रही है, which is a complete violation of the RPW Act. वेरी इंपॉर्टेंट ये चीजें जो आज आपने बताई हैं, बहुत सारे लोगों के लिए आई ओपनर होंगे और फर्स्ट टाइम उन्होंने सुना होगा। तो वेट करते हैं क्या रूल्स आते हैं, इसको ट्रैक करते हैं कि कम्युनिटी में और आवाज उठे, एंड लेट्स होप कि चीजें बदलें जो आपने रिकमेंडेशंस दी हैं उसके जी। बारे में। अब जाते जाते सर ये बता दीजिए कि एक अभी आपने आर्टिकल लिखा है हाँ जी। जिद्दी गर्ल्स के बारे में, जी जी। वो क्या है और क्या व्यू पॉइंट आपने दिया है? जिद्दी गर्ल्स एक नया शो आया था Amazon प्राइम पे। एक गर्ल्स कॉलेज हॉस्टल के बारे में एक शो है जिसमें 5-6 लड़कियों की कहानी है जो अपने उनके कॉलेज लाइफ के बारे में और क्या क्या होता है स्टूडेंट्स में। उनमें से एक कैरेक्टर है जो एक व्हीलचेयर पे है। आपको याद होगा कि मैंने विजुअल मीडिया में पर्सन विद डिसेबिलिटी का क्या पोर्ट्रेल है उसके बारे में मैंने काफी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, मोस्ट रिसेंटली जो आंख में चोरी का केस था उसके थ्रू। तो और मेरे को इंडिया में हमेशा काफी डिसअपॉइंटमेंट रहा है कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज को कैसे विजुअल मीडिया में पोर्ट्रे किया गया है। पर जब मैंने ये शो जिद्दी गर्ल्स देखा मुझे काफी पॉजिटिव लगा कि एक पर्सन विद डिसेबिलिटी को जिस हिसाब से दिखाया गया था इस शो में। एंड उसमें मेरे को पॉजिटिव क्यों लगा, क्योंकि एक शो ये एक डिसेबिलिटी के बारे में नहीं है। ये शो है अबाउट 5 कॉलेज गर्ल्स आउट ऑफ होम 1 हैपेंस टू बी अ पर्सन विद डिसेबिलिटी। ये शो में करीब 8 से 10 एपिसोड है। उस 8 से 10 एपिसोड में हमें कभी पता भी नहीं चलता कि वो लड़की व्हीलचेयर पे क्यों है, वो किस कारण डिसेबल्ड हुई एटसेट्रा, वो क्या बहुत से डिसेबल थी, बाद में कोई एक्सीडेंट से हुई एटसेट्रा। उसके अलावा कभी उसकी डिसेबिलिटी का इटसेल्फ मजाक नहीं उड़ाया जाता, बट सिचुएशंस का मजाक जरूर उड़ाया जाता है, विच इज नॉर्मल राइट। फॉर एग्जांपल वो कभी कोई पार्टी में जाती है, ज्यादा ड्रिंक करने लग जाती है, फिर उसको बोलती है मुझे मुझे सुसु आ रहा है, मुझे डिसेबल फ्रेंडली टॉयलेट चाहिए। ये तो एक जेन्युइन प्रॉब्लम है जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज फेस करते हैं इन दैट सेंस। सेकेंडली उसको दिखाया गया था दैट एंड मैंने गार्डियनशिप की बात की, एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है इस शो में। वो हर रोज 8 बजे अपने फादर को बोलती थी कि आप जरूर मुझे फोन करना। और शो के शुरू में लोगों को यही लगता है कि शायद वो डरती थी, हॉस्टल में रहती थी अपने दोस्तों के साथ, तो अपने फादर को बोल रही है रोज 8 बजे हमें फोन करना। पर बाद में पता चलता है कि वो अपने फादर को क्यों बोल रही थी, क्योंकि उसके फादर एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट थे और उनकी लाइफ पे थ्रेट था बिकॉज समबडी वांटेड टू किल देम। सो शी वांटेड टू सी दैट ही इज सेफ और नॉट, एंड दैट्स व्हाई शी इज कॉलिंग हिम एंड टेलिंग हिम दैट मेरे को 8 बजे फोन करना टू चेक दैट यू आर सेफ और नॉट। तो एक पर्सन विद डिसेबिलिटी भी अपने एक फादर का गार्डियन बन सकता है, विच वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट दैट वाज शोन इन द शो। ऐसे टाइप का नॉर्मली दिखाया नहीं जाता, इधर एज बेचारा दिखाया जाता है पर्सन विद डिसेबिलिटीज को, या सुपर हीरोज दिखाया जाता है। उसके अलावा उसकी नॉर्मली पर्सन विद डिसेबिलिटीज की सेक्सुअल लाइफ पे कभी बात नहीं किया जाता विजुअल मीडिया पे, बट यहाँ पे शी लाइक्स अ गाय और उसका रोमांस का भी थोड़ा दिखाया गया था एक्सेट्रा।
which is something which is not covered, etc. So I just thought that it was a complete character with a disability in a show that was not about disability. और वो मुझे काफी पॉजिटिव लगा, एंड आई थिंक सोसाइटी में भी हम एज पर्सन विद डिसेबिलिटीज एग्जिस्ट करते हैं, यू नो, इन आवर ओन फैमिलीज, इन आवर ओन सोशल ग्रुप्स एक्सेट्रा, जिसमें कुछ लोग डिसेबल्ड होते हैं, कुछ नहीं होते, और हम सब साथ में मिलके रहते हैं इन दैट सेंस, एंड सोसाइटी नीड्स टू इंटीग्रेट पर्सन विद डिसेबिलिटीज लाइक दैट. तो मूवीज एंड शोज को भी खाली मतलब ये नहीं होना चाहिए कि कोई शो अगर नॉर्मल शो है तो उसमें कोई डिसेबल कैरेक्टर ही ना होए, या कोई डिसेबिलिटी का शो है तो बिल्कुल ही इंस्पिरेशन टाइप होए जो काफी अनरियलिस्टिक एंड बोरिंग हो जाता है एक हिसाब से, या बिल्कुल मजाक किया जाए डिसेबिलिटी का. तो आई थिंक दिस वाज अ राइट एग्जांपल वेयर अ कैरेक्टर विद अ डिसेबिलिटी कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू अ मेजर शो. एंड उसी पॉजिटिविटी के बारे में मैंने आर्टिकल लिखा, क्योंकि मुझे लगा कि पिछले कुछ सालों में आई बीन क्रिटिसाइजिंग अ लॉट ऑफ शोज, मूवीज थ्रू आर्टिकल्स, स्पीचेस, कोर्ट केसेस एक्सेट्रा. तो अगर कोई शो ने कुछ सही भी किया है, मेरे को उसके बारे में लिखना चाहिए पॉजिटिव. Absolutely. And I think this is what we all are fighting for, right? और जब ये आता है तो अपने आप में आपको एक सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस होता है कि चलो अगर कुछ गलत हो रहा है तो दूसरी तरफ कुछ पॉजिटिव भी आ रहा है, तो लोगों की थिंकिंग वहां भी जा रही है. बिल्कुल. एंड आई थिंक एज अ डिसेबिलिटी एक्टिविस्ट हमारा काम खाली यही नहीं है कि चीजों की बुराई किया जाए, पर जब कुछ सही हो रहा है तो उसकी तारीफ भी किया जाए. वो हमारी एक रिस्पांसिबिलिटी इन दैट वे, एंड दैट्स व्हाई आई रोट दैट आर्टिकल. या आई थिंक अब इस शो के बाद बहुत सारे लोग उसको देखेंगे कि क्या है ऐसा. तो ये उनके लिए भी एक अच्छी चीज है कि आपने लिखा है, उनको भी और व्यूअर मिलेंगे. 4 लोग इसको शो को सुन के देखेंगे, फिर वो आगे 4 लोगों को बताएंगे, तो आई थिंक उनकी व्यूअरशिप भी बढ़ेगी आपके इस आर्टिकल के कारण. And thank I you hope so, for that. because I think everybody should watch it from a disability angle as well. Yeah. Definitely. Thank you so much, निपुण जी. बहुत ही क्रिटिकल इश्यूज पर आज आपने चीजें बताई हैं, और होपफुली कुछ बहुत ही अलार्मिंग चीजें भी बताई हैं आपने, और हम चाहते हैं कि उसको रेक्टिफाई किया जाए, और सबको इन नए सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट्स पे हमें नॉलेज होनी चाहिए अपने राइट्स के बारे में. ये मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को आज आपसे सीखने को मिलेगा कि उन टॉपिक पर भी आप गहन स्टडी कर रहे हैं जिसपे लोगों का ध्यान नहीं है. अगर आपको एक डिसेबिलिटी एक्टिविस्ट बनना है तो आपको हर जगह पे एक पैनी नजर रखनी पड़ेगी. 3 चीजों पे आपने आज बात की, तीनों डिफरेंट. पहले आपने एक कॉमन इशू पे बात की, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी मेकिंग की, जो लगभग सभी डिसेबल्ड करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं. फिर आपने टोटल ऐसे एक्ट की बात की जिसपे किसी का बिल्कुल ही कोई ध्यान नहीं है, और आपने उस पर भी अपनी नजर रखी कि मैं पढ़ता हूँ डिसेबिलिटी के बारे में, इसमें क्या है वो समझता हूँ, और आपने चीजें निकाली और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की. तीसरा एस्पेक्ट आज आपने टोटली डिफरेंट दिया कि मूवीज और वेब सीरीज में क्या चल रहा है, एंटरटेनमेंट की दुनिया में क्या हो रहा है. तो इससे पता चलता है कि आप कितने विजिलेंट हैं हर एस्पेक्ट को लेके डिसेबिलिटी के. तो थैंक यू सो मच, और बहुत ही कुछ सीखने को मिला है आज इस एपिसोड में, और पर्सनली आपसे भी आई होप कि बहुत सारे लोग सीखेंगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच दानिश जी. थैंक यू. और थैंक यू आपका, और इसी तरह उम्मीद है कि आगे भी हम शोज करते रहेंगे और लोगों को एजुकेट करते रहेंगे. बहुत मजा आया आपसे बात करके. थैंक यू. लुक फॉरवर्ड टू बीइंग हियर ऑन योर शो अगेन. बिल्कुल. तो लिसनर्स, बात की आज हमने निपुण मल्होत्रा जी से, जिन्होंने हमें क्या वर्क प्लेसेस पे अकोमोडेशन है, क्या पॉलिसीज हैं, पूरे 20 कंट्रीज की उन्होंने कंपैरिजन स्टडी की है, जिस रिपोर्ट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे. आप पूरी रिपोर्ट को भी पढ़ सकते हैं. डेटा प्रोटेक्शन पर आप लिखें सोशल मीडिया पे, अगर आपके सोर्सेज है तो अथॉरिटीज तक पहुंचें, और विजिलेंट रहें कि इस पे क्या आएगा. और तीसरा, आपको एक वेब सीरीज के बारे में बताया, उसको भी आप एंजॉय करें. अगर एंटरटेनमेंट के लिए कुछ आप ढूंढ रहे हैं तो मस्ट वॉच आपको एक सीरीज बताई गई है. तो अगले सप्ताह मुलाकात होगी किसी और पर्सनैलिटी के साथ, बात करेंगे डिसेबिलिटी के किसी और मुद्दे पर. तब तक दीजिए इजाजत. सुनते रहिए रेडियो डना फ्लाइट ऑफ लाइफ. बाय बाय. वैसे तो आपको हर चीज में प्रोटेक्शन चाहिए. धूप में निकलने से पहले सनस्क्रीन के साथ रेडी होते हो, क्रिकेट खेलने से पहले नी पैड्स लगा लेते हो, और सोने से पहले मच्छरदानी लगा के सोते हो. तो फिर बात जब हाथों के जर्म्स की हो, तब प्रोटेक्शन गायब क्यों? इसीलिए सैवलॉन स्वस्थ इंडिया कहता है, अगर जर्म्स और बीमारियों से रखनी हो दूरी, खाने से पहले हैंड वॉश जरूरी. कानूनी चुनौतियों का सामना करना कठिन है. अगर आप दिव्यांग हैं तो कानूनी मुद्दे और भी जटिल
हो सकते हैं। इसीलिए हम लाए हैं आपके लिए जस्टिस कनेक्ट। जस्टिस कनेक्ट, अ प्रो बोनो लीगल एडवाइस, यानी निशुल्क कानूनी सलाह। हर गुरुवार शाम 5:30 से 6:30 बजे तक राहुल बजाज और अमर जैन जुड़ेंगे आपसे, ताकि आपको मिले एक अनुभवी, समर्पित और सर्वोत्तम न्याय मार्गदर्शन। जस्टिस कनेक्ट दिव्यांगजन के अधिकार, पारिवारिक न्याय, संपत्ति कानून और शिक्षा कानून में विशेषता रखता है। हर गुरुवार कॉल करें राहुल बजाज 9890281068 पर, अमर जैन 9892622230 पर। जस्टिस कनेक्ट, अब लीगल एड सबके लिए।